हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फिर बहुत दिनों बाद ट्रैवल एंड नॉलेज पर वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि कल मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जुड़े वहाँ पर। मुझे लगा था कि 20-25 दिन का गैप हो गया है तो शायद यूट्यूब आप लोगों को नोटिफिकेशन ना भेजे। और लाइव तो मैं 10 महीने बाद आया था ट्रैवल एंड नॉलेज पर, क्योंकि मैं लाइव आस्क राकेश चैनल पर आता था, वो मैंने पिछले महीने डिलीट कर दिया था। तो मुझे लगा नहीं था, पर तकरीबन तकरीबन जितने लोग रेगुलर जुड़े हुए थे वो सभी लोग जुड़े, तो बड़ा अच्छा लगा। पर ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैं दोबारा लाइव नहीं आऊँगा, वो मैं सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए मैं लाइव आया था, क्योंकि मैंने नया आस्क राकेश का नया चैनल बना लिया है कल, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे से अगला लाइव मैं उसी पर ही आऊँगा, जैसे पहले आस्क राकेश पर पिछले 10 महीने से मैं आ रहा था। डिलीट करने की वजह मैंने बताया कि एक ब्रेक लेना था। तो सवाल ये उठता है कि फिर डिलीट क्यों किया? आप उसके रहते हुए भी तो आप उसको कर सकते थे। तो देखो, एक 1300 से ज़्यादा के सब्सक्राइबर का चैनल, जो जिसका मोनेटाइजेशन भी ऑन हो, उसको डिलीट करना आसान बात नहीं होती है। ऐसे चैनल आपको मालूम है कि कितने महंगे बिकते भी हैं। पर पैसों को लेके मेरी क्या सोच है या मैं कितना उसके प्रति डेस्परेट रहता हूँ, आप लोग जानते हो। तो मटेरियलिस्टिक तो कोई रीज़न था नहीं कि मैंने एक बार भी उसके बारे में सोचा नहीं, कि भी मतलब मेरे को मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है या ये कल को चैनल बड़ा बन सकता है या दोबारा कब जा कर के 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे, ये सब मैंने नहीं सोचा। पर एक कहीं ना कहीं ये संवेदना संवेदना थी उसके प्रति। संवेदनशील हूँ मैं, सेंसिटिव हूँ। इमोशंस लगाव भी कुछ हद तक कह सकते हो, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मटेरियलिस्टिक चैनल तो मेरे कसिनोज के चैनल है, मनीष दत्तिंग या रूलेट इंडिया। पर मैं सबसे ज़्यादा लाइव आस्क राकेश पर आता था, सबसे ज़्यादा वीडियो मेरे ट्रैवल एंड नॉलेज इस चैनल पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर एक वैचारिक बात होती है, लाइफ से जुड़ी हुई बात होती है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जीवन के फलसफे के ऊपर बात होती है। तो इस तरह के चैनल पर काम ना करना जिससे आप दिल से जुड़े हो तो बहुत टफ होता है। तो मुझे लगा कि यार मैं ना ब्रेक ले नहीं पाऊंगा, अगर चैनल वहाँ लाइव रहा तो मैं फिर लाइव आने की कोशिश करूंगा। तो मैंने उस चैनल को ही जड़ से खत्म कर दिया, मैंने डिलीट ही कर दिया। मैं कहना होगा दोबारा जब मेरा मेंटली प्रिपेयर होऊंगा तो मैं लाइव आऊंगा, बना लूंगा चैनल, घर की खेती है। ये अपने ऊपर विश्वास होता ही है कि मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं उस पर अपना काम पूरे जुनून के साथ करूंगा। एक कारण और भी था कि थोड़ा सा मन इस वजह से भी हट रहा था, क्योंकि जो बातें मैं करना चाह रहा था वो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि बात बात पर तो लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी कि तुमने ये भगवान के बारे में कैसे बोला, तुमने धर्म के बारे में कैसे बोला, तुमने ये जवाब ऐसा कैसे दिया, या मेरी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको लेकर के जो मेरी सोच है, या इस तरह के जो मुद्दे जो टैबू है सोसाइटी में, जिन पर बात नहीं की जाती है, मैं उन पर बात खुलकर करता हूँ, या जो भी सवाल आता है उनका जवाब देता हूँ। तो मेरे उस खुलकर जवाब देने को भी कई लोगों ने नेगेटिव वे में लेना शुरू कर दिया। तो मैं उनसे डरा नहीं, ऐसे दो कौड़ी के लोगों से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके खुद के राशन के डब्बे खाली होते हैं, या मान लो पैसे भी हैं तो यहाँ से खाली है, यहाँ तो घर में राशन के डब्बे खाली है, यहाँ अगर राशन के डब्बे भरे हुए तो यहाँ से भेजा खाली है। ऐसे लोगों से आप क्या डरोगे? तो खुद कायर है, सोशल मीडिया के जीवी है, निर्भर रहते हैं उस पर, खुद का पता नहीं और मोक्ष की बात करते हैं। तो लगा कि यार आप कमजोर आंख वाले को चश्मा बेच सकते हो कि उसको साफ दिखने लग जाए, जिसकी नजर कमजोर हो। आप अंधे को चश्मा बेच के क्या करोगे? तो फिर लगा कि मतलब ये दो तीन कारण थे, ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ एक ही कारण था, दो तीन कारण थे। एक कारण ये भी था कि मुझे लगने लगा कि यार मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियो ही मेरे दिमाग में घूम रहे, क्या मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं ले सकता? तो मैंने मतलब 20-22 दिन 25 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं इंडिया में था तभी मैंने चैनल डिलीट कर दिया था। फिर मैं यहाँ आया, मैंने किसी तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं दुबई में रहा, मैं यहाँ आया, अभी रसल खेमा में हूँ। और आप लोगों को एक बात भी और भी बताना चाह रहा हूँ कि भी मैंने एक तरह से ऑफिशियली इंडिया छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। अब मैं एज ए गेस्ट इंडिया में आता हूँ। अब समझ लो कि मैं थाईलैंड का ही हो गया हूँ, या आप दुबई का मान लो, पर एक्चुअली में मैं थाईलैंड का ही हो गया हूँ। अब मैं इंडिया का नहीं रहा। पर तकनीकी रूप से, तकनीकी रूप से मतलब
आप चाहे इसको डॉक्यूमेंट लेवल पे समझो, चाहे कैसे भी समझो, पर कोई आदमी जहाँ पैदा हुआ हो, जहाँ पला बड़ा हो, वहां को वो कैसे हटा सकता है अपने दिमाग से। मतलब आप किसी से 1 महीने पहले मिले होते हो, 2 साल पहले किसी आदमी से मिले होते हो, आपको वो जिंदगी भर याद रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जहाँ पैदा हुए हो, पले बड़े हो, जहां से आपने बहुत कुछ सीखा है, पर अब ये वो इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये जब मैं नीचे की तरफ जा रहा है इंडिया, तो ये मैं इंडियंस की सोच की बात कर रहा हूँ। बड़ा आसान हो गया है किसी भी धूर्त आदमी को इंडिया में सक्सेस होना। आप यूट्यूब का चैनल बनाओ, हिंदू हो तो मुसलमान को गाली देना शुरू कर दो, मुसलमान हो तो हिंदू को गाली देना शुरू कर दो, आपका यूट्यूब चैनल पे करियर बन जाएगा। बहुत आसान हो गया है लोगों को बरगलाना। और कुछ नहीं आता, जीवन में कोई टैलेंट नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो रोस्टर बन जाओ। कुछ नहीं करना, जिस भी आदमी ने जो भी किया है, जो भी अचीव किया, उसका मजाक उड़ाओ, उसको जलील करो, रोस्टर बन जाओ, तो आपका करियर चल जाएगा। नहीं तो झूठे सपने वादे बेचो कि पैसा कैसे कमाना है, मैं बताता हूँ कैसे 1 करोड़ कमाना है, कैसे जुए में जीतना है, कैसे ये करना करना। मेरे लोग क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि जुए में जीता जा सकता है, मैंने कभी नहीं बोला कि जुए में आप करियर बना सकते हो। 1 बार जीतने को, 2 बार जीतने को जीतना नहीं कहते ना बॉस। तो मुझे लगा कि मतलब बड़ा आसान है, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप 2-4 ऊट पटांग बयान दे दो, वायरल हो जाओ, आपका पॉलिटिकल करियर बन जाएगा। जब इंडिया के लोगों को यहां से इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना कमजोर कर दिया गया है कि उनके सोचने समझने की क्षमताएं खत्म कर दी गई हैं, इंटेंशनली खत्म करी हैं। इस पर बहुत सालों से काम चल रहा था, हर सरकारों ने किया, इस वक्त जब थोड़ा ज्यादा चल रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी पावरफुल आदमी नहीं चाहेगा कि उसके आसपास के लोग, उसके देश के लोग अक्लमंद बने, क्योंकि अक्लमंद बनेंगे तो रैशनल बनेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, तुलना करेंगे, जवाब मांगेंगे आपसे। कई कई ऐसे नेताओं के मैंने हरकतें आई सामने दुनिया में कि लगा कि इसका तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, खत्म हो गया इसका करियर। और वो तो आज और बड़ा पॉलिटिशियन बन गया कि किसी ने पब्लिक के सामने गाली दे दी, किसी का कोई स्कैंडल सामने आ गया, किसी का कोई वीडियो सामने आ गया, लगा कि इसका तो करियर खत्म हो गया, इल्जाम लग गए, बड़ी बड़ी सजाएं हो गई, और वो तो फिर और ज्यादा चमकने लग गया। क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों को उलझा दो, वो पुराना भूल जाएंगे। अभी कोई रेप हो जाए इंडिया में तो सारे के सारे लोग जज्बाती तौर पे हर्ट हो जाएंगे और सारे उस बारे में बात करने लग जाएंगे, मार दो, जला दो, एनकाउंटर कर दो, गोली चला मार दो, चौराहे पे फांसी लगा दो। अगर मान लो, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे, अगर ऐसा कर दिया जाए कि जिसने रेप किया है उसको चौराहे पे फांसी दे दो, या इमीडिएटली इमीडिएटली जिसने भी रेप किया है, बच्ची के साथ, बड़ी लड़की के साथ, किसी के साथ भी रेप किया, तुरंत जाकर के उसको पकड़ो और गोली मार दो। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर कभी आपने सोचा है कि इसका एक दूसरा पहलू है कि ये कितना आसान हो जाएगा उन ताकतवर लोगों के लिए रेप करना, या इस तरह का क्राइम करना, जांच एजेंसी या किसी भी थाने में कुछ भी मोटी रकमें पहुंचा देना या फोन करवा देना और किसी भी छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ के बता देना कि हमने जी पकड़ लिया रेपिस्ट को, और उसको गोली मार देना। पर जांच लंबी चलती है, ये है हमारे यहाँ, पर कम से कम उसमें ये प्रोबेबिलिटी होती है कि बेकसूर बाहर आ जाएगा और गुनहगार पकड़ा जाएगा। पर अगर आपने किसी को पकड़ के गोली मार दी, उसको टांग दिया फांसी का, अभी जैसे एक रेप हुआ है अभी था थोड़े टाइम पहले, तो बड़े लोग उसको वो चला रहे, फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो। बिल्कुल सही बात है, पर आपको पहले इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना कि क्या इसको कहीं ट्रैप में फंसाया तो नहीं जा रहा है। आपको यह करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फास्ट करो, पर ये थोड़ी चलेगा कि यार पकड़ो और गोली मार दो। तो फिर तो वो लोग कहाँ गलत है, फिर जो लोग साइकिल चोरी के इल्जाम में चोर को पकड़ के पीट पीट के मार डालते हैं। घर में छोटा मोटा चोरी करने वाला जो घर की टूटियां नल खोल के ले जाता है, उसको जब पकड़ते तो पब्लिक कैसे जान से मारने को तैयार हो जाती है। ये बनता जा रहा है हमारा देश। बच्चा चोरी के इल्जाम में कितने लोगों को मार डाला, आधे से ज्यादा उसमें बेकसूर निकले। किसी को ने कोई चोरी करी तो उसको पकड़ के पीट पीट के मार डाला। अरे उसने चोरी करी है, उसकी सजा मौत थोड़ी हो सकती है। पर आप अगर ऐसे फैसले, तो ये भीड़ तंत्र हो चुका है। ये भीड़ कल को, अरे इसने हमारे धर्म के बारे में बोल दिया, यही भीड़ लग जाएगी
आ जाएगी, क्योंकि खाली हैं, फुकरे हैं, बेरोजगार है। इनको फुकरा बनाया किसने? सरकारों ने। क्योंकि फुकरे नहीं बनेंगे तो रैली में कौन आएगा? कोई आदमी अपनी नौकरी, अपना बिजनेस छोड़ के थोड़ी रैली में आता है। कभी आपने सोचा नेताओं की रैली में कौन लोग हैं? कौन से कार्यकर्ता है जो इनकी रंग की टोपी भी पहनते हैं और इनके पास जाते हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी, ऊपर के थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दो, तो कोई भी आदमी, एक तो वो लोग हैं जिनके बहुत अच्छे काम है, तो वो ही नेतागिरी करते हैं। जो भीड़ है, जो हजारों 50,000 आईजी नेता की रैली में, वो 50,000 लोग कौन है? क्या वो 50,000 लोग अपनी दुकानें बंद करके आए हैं, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के आए? नहीं, वो लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। पर क्योंकि उनको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि उनके पास काम नहीं है, तो उनके अंदर देशभक्ति पैदा करी जा रही है। उनके अंदर देशभक्ति पैदा करी जा रही है कि नहीं, हम तो देश के लिए आए हैं, हम तो इस चीज के लिए आए हैं, हम तो उस चीज के लिए आए हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। आज ऐसे कई बड़े यूट्यूबर हैं जो धर्म की रक्षा के नाम पे कितने गरीब लोगों को पीट पीट करके बड़े यूट्यूबर बन गए। एक एक राइटर ने किसी लेखक ने एक बात बोली थी कि किसी भी देश का भविष्य जानना हो ना, तो वहां के युवाओं के हीरो कौन है वो पता कर लो। जैसे उनके हीरो होंगे वैसे वो बनना चाहेंगे, वैसे वो बनेंगे, वो देश भी वैसा बनेगा। हमारे यहाँ हीरो कौन है? जो कोई आदमी देशभक्ति के नाम पर गंदी गंदी गालियां देता है पाकिस्तान को, मुसलमानों को या किसी और को गाली देगा, वो बड़ा बड़ा हीरो है लोगों का। कोई डॉन है, वो हीरो है। कोई धर्म की रक्षा के नाम पे किसी गरीब को पीट दिया, किसी सब्जी वाले को पीट दिया, किसी को पीट दिया, वो हीरो है। अगर अगर हीरो आपके ऐसे होंगे, कोई वल्गर कॉमेडी करने वाला हीरो है, जो गाली दे रहा है, डबल मीनिंग की बातें कर रहा है, वो हीरो है। अगर देश के लोगों के हीरो ऐसे लोग होंगे तो सोचो वो देश कहां जाएगा। ये सब कारण है कि एक अच्छे खासे देश की बैंड बजा दी। नहीं तो इंडिया के अंदर जितनी क्षमताएं है ना, सिंगापुर के पास क्या है? एक छोटा सा जंगल, और आज वो दुनिया के सबसे महंगे देशों में आता है। दुबई क्या था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले दुबई क्या था? 52 में तो यूएई बना है। 52, हाँ आई थिंक 52, कंफर्म कर देना मुझे। ये 7 राज्य में स्टेट मिल करके इन्होंने एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया। जो रेगिस्तान था, जहां उपजाऊ जमीन नहीं, जहां मीठा पानी नहीं, वो आज दुनिया के सबसे महंगे देशों में है। वहां लोग दुनिया भर से आना चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर अक्ल नहीं है। जो जिनके पास अक्ल है वो तो छोड़ के जा रहे हैं देश। जिनके पास अक्ल नहीं है वो उनको कहते हैं कि भाग गया। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो ये कहते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं बाहर घूम रहे हो, अपने देश में रहो, अपने देश का इकोनॉमी बढ़ाओ। तो ये सब कारण थे यूट्यूब से भी ब्रेक लेने का और इंडिया से भी। तो इंडिया से तो मैं निकल गया खैर, क्योंकि आप ऐसे भीड़ तंत्र के बीच में कैसे रह सकते हो यार। मैंने कोई बात बोली, आपको वो गलत लग रही है, आप सही बात काउंटर में दो कि नहीं जो आपने बोली है ये गलत है, ये है सच। अगर आपका सच सच है तो मुझे ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि जो आपने बोला है वो सच है या झूठ है, हमें इसमें नहीं जानना। आप बोल कैसे रहे हो, हमें इस बात से प्रॉब्लम है। तो किसी के बाप की दी हुई रोटी तो खाता नहीं मैं। हाँ, पर मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जिंदा रहने की ख्वाहिश और ढंग से जिंदा रहने की ख्वाहिश मेरे अंदर भी है। तो हमने कहा हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, तो चल पड़े। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वो मान नहीं रहे कि वो बेवकूफ है। उनका यूज हो रहा है, न्यूज चैनल वाले यूज कर रहे हैं, नेता यूज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करती है? इमोशंस में। जो कैंडल स्टिक देखते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो कैंडल स्टिक के पैटर्न को फॉलो करते हो। जो कैंडल ऐसे ग्राफ बना होता है, वो क्या है? ग्राफ पब्लिक के जज्बात है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों के जज्बातों का फायदा उठा रही है, सिंपल सी बात है। एक अच्छी खबर दे दो शेयर मार्केट ऊपर, एक बुरी खबर दे दो शेयर मार्केट नीचे। कभी सोचा है आपने कि यार बुरी खबर से जो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो परफॉर्म करती रहेगी ना, क्योंकि वहां कंपनी की परफॉर्मेंस पे कम, जज्बात पे ज्यादा चलता है। जैसे अभी वो इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने
पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर रिजल्ट नहीं आए तो हजारों करोड़ का लॉस हो गया, लाखों करोड़ का। शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं तो 10% लोग कमाते हैं। शेयर मार्केट को पैसा बनाने की मशीन थोड़ी है कि वो अपना जनरेट कर रही है, नहीं, वो तो पैसा घूम रहा है ना, जीरो डेप बोलते हैं ना उसको। एक का जाएगा तो दूसरे को मिलेगा। कोई स्टॉक मार्केट में पैसा जनरेट थोड़ी हो रहा है। तो अब शुरू करेंगे फिर से लाइव आस्क राकेश पर Q&A, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस है, शायद 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव ऑप्शन ऑन होगा। और जब मैंने वो चैनल डिलीट किया था तो 1400 होने वाले थे, 1300 कुछ सब्सक्राइबर थे। और अब फिर जीरो से शुरू करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो, जिनको लगता है मेरे से लाइव में सवाल जवाब करना है या बात करना है, तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। करना है नहीं करना है, वहां पर जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी है टोटली। अगर अक्ल नहीं हो तो मत आना, दफा हो जाना, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड क्वांटिटी, आई नीड क्वालिटी। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, रैशनल बनने की कोशिश करना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करो, बचा के रखो। और क्या सोचते हो अगर चाहो तो बता देना, वरना कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।